चल चल जल्दी कर, ये जो ही ना ले। जल्दबाजी से भाई, आराम से आराम से। जल्दी करो, इस टेम्पो में डाल देते, काम हो जाएगा। चल आराम से आराम से। चल चल चल। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत है। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की सच्ची घटनाएं, और इसी सिलसिले में आज आपको रूबरू करवा रहे हैं गुजरात के भावनगर की एक आपराधिक घटना से। अभी अभी आपने देखा कि रात के अंधेरे में कुछ लोग एक व्यक्ति की लाश को फेंक कर भाग गए। कलाई की कटी हुई नस से साफ जाहिर था कि इस शख्स की मौत कुछ वक्त पहले ही हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खुदकुशी थी या फिर हत्या? कौन थे ये लोग और क्या इन्होंने ही इस व्यक्ति की जान ली थी? अगर हाँ, तो आखिर इस व्यक्ति से इनकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? कौन था मरने वाला? इस मौत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं कुछ महीनों पहले की घटनाएं। 10 बज गए, सूरज सर पे चढ़ गया, लेकिन बहुरानी बिस्तर से उठने के लिए तैयार नहीं। हाय रे कमर, इतना दर्द होने के बावजूद सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या करें? जय श्री कृष्णा बा। जय श्री कृष्ण बेटा, तैयार हो गया बेटा? हाँ बा, बात जल्दी निकलना है, 2-3 नए क्लाइंट से मिलना है, नए फ्लैट दिखाने हैं। बा अगर डील हो गई तो कमीशन अच्छा मिलेगा, फिर देखना तेरा ऑपरेशन भी जल्दी करवा दूंगा। बा देर हो रही है, जल्दी नाश्ता लगा दे। अरे बेटा, मैंने तो नाश्ता पूरा तैयार करके रखा है। अगर मैं यहाँ से उठने का सोचूं तो वहाँ पहुँचने में मुझे युग लग जाएगा। तेरी वो निकम्मी बीवी है ना, उसे बोल कि नाश्ता तो मैंने तैयार करके रखा है, कम से कम परोसने का तो काम कर। ठीक है। जानवी, जानवी उठो, नाश्ता लगा दो। थोड़ी देर और सोने। जानवी ऐसा कैसे चलेगा? तुम तो जानती हो ना बाकी हालत, इस उम्र में भी उनको कितना काम करना पड़ता है। सुबह कितनी जल्दी उठ जाती हैं वो। कल्पेश, अब उम्र बढ़ गई है तो तकलीफ भी होगी। मुझे तो लगता है तुम्हारी बात यमराज से भी लड़कर आई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। जानवी, तुमसे कितनी बार कहा है कि बा के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। पता है मुझे क्या लगता है, तुम दोनों के साथ रहते रहते ना मैं भी बहुत जल्दी बुढ़ी हो जाऊंगी। कमर झुक जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, और झुक कर चलूंगी, वो भी बिना दांत के पोपली बनकर। दिखाओ कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। जानवी बस, अरे सास है तुम्हारी, थोड़ी तो इज्जत किया करो। और अब बस, मुझे और बहस नहीं करनी, जाओ जाके नाश्ता लगाओ। नाश्ता बना? शादी क्यों, काम वाली बाई ले आते ना। मेरी बाकी सारी सहेलियों को देख, उनके पति उन्हें कहां कहां घुमाने ले जाते, और एक मैं हूं। कल्पेश, क्यों ना आज हम पिक्चर देखने चले? प्लीज। कोई पिक्चर उच्चर नहीं देखनी है, मैं लेट हो रहा हूँ, जाके नाश्ता लगाओ। और सुनो, देखो भगवान के लिए रोना स्टार्ट मत करना। अब तुम ऐसा करो, अपनी सहेलियों के साथ जाके पिक्चर देख लेना। हाँ, ये लो पैसे। ठीक है, मैं इतने से काम चला लूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? इतने सारे पैसे, एक पिक्चर तो देखनी है। हाँ जानवी, तुम तो जानती हो बा का ऑपरेशन करवाना, जब देखो तब बा का ऑपरेशन, बाकी दवाई, और बीवी का क्या? अच्छा बाबा ठीक है, रख लो पैसे, लेकिन प्लीज संभाल के खर्चा करना। हाँ कल्पेश, अब ये पैसे मेरे हैं, मैं जैसे चाहे खर्च करूं।
वसंत भाई, मैं देखती हूँ, मैं करती हूँ बात। जय श्री कृष्ण। बहू, तूने वसंत भाई के पैसे नहीं दिए? 10,000 का बिल है, 2 महीने के पैसे बाकी है। अब इन्होंने जो पैसे दिए थे वो तो खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? घर में किराने के सामान के अलावा कुछ भी नहीं आया है। वो मुझे नहीं पता है, और वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। सारा पैसा अपने नेल पॉलिश और लिपस्टिक पे उड़ा देती है। अरे कुछ दिन पहले हिसाब के अलावा मैंने उसे 10,000 रुपए दिए थे, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कल्पेश, अभी तू ही कुछ कर। मैं क्या चोर हूँ जो अपने ही घर में डाका डालूंगी? कल्पेश, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, और मैं कह देती हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊंगी। जानवी, अरे जानवी, बा मैं लेट हो गया हूँ, तू संभाल लेना, हिसाब किताब मैं देख लूंगा, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संभाल के जाना। हाँ बा। जानवी, जानवी बेटा, जानवी बेटा। बात मत कीजिए मुझसे, जब से इस घर में आई हूँ बस खिटखिट चलती रहती है, और वो हमेशा पैसों की चिंता में लगे रहते हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। आपकी दवाई, आपके ऑपरेशन के लिए पैसे बचाने के चक्कर में वो मुझे एक फिल्म तक नहीं दिखाते, और आप उल्टा मुझे ही ताने मार रही है। जानवी बेटा, अगर इस तरह पैसा लुटाओगे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। देख बेटा, तुझे अब घर चलाना सीखना होगा। बस फिर से ताने, जी तो करता है अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ऐसे घर में रहने का फायदा ही क्या, जहाँ किसी को मेरी चिंता नहीं। अब आप चाहिए यहाँ से। अरे जानवी बेटा, सुन तो मेरी बात। जानवी सारा दिन गुस्सा करे, सारा काम पड़ा हुआ है। तो तू कर लेना बुढ़िया, बहू रानी हो, नौकरानी नहीं। हेलो, 4,000 रुपए मिल गए। पहले हम सिनेमा जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ खरीदेंगे, ठीक है? हाँ बाबा, जितना जल्दी हो सके आ जाऊंगी। बाय। लगता है बुढ़िया आसपास नहीं है, यही अच्छा मौका है। ले बा, पूरे 1 महीने की दवा लेके आया हूँ, और ये है
क्या हुआ? इतनी उखड़ी हुई क्यों? जानवी ने कुछ बोला क्या? बोला नहीं, करके दिखाया। अभी तक घर नहीं आई। अरे बा, वो पिक्चर देखने गई होगी, सुबह मुझसे पैसे लेके गई थी। अरे लेकिन पिक्चर तो 2.5-3 घंटे का होता है ना। इतनी रात देर तक नहीं आई अभी तक। क्या? अभी तक नहीं आई? मैं देखता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। सोचकर तो गई थी कि कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी, पर फिर बा का ख्याल आया, इसीलिए वापस चल गए। ये ख्याल पहले नहीं कर सकती थी? और ये क्या बचपना जानवी, इतनी छोटी सी बात पर तुम घर छोड़ के चल दी। अरे बाबा, गलती मानी ना, अब क्या जान ले लोगे? बेटा, गलती वही है जिसे सुधार लिया जाए। आइंदा ऐसी गलती मत करना। मोहल्ले पड़ोस में अगर बात फैल गई तो बात कुछ और बन जाएगी। जी बा, ख्याल रखूंगी। हालांकि कल्पेश का परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन शादी से पहले उसे कभी भी पैसों की तंगी महसूस नहीं हुई। मगर पिछले 1 साल से मां की बीमारी और पत्नी की फिजूल खर्ची की वजह से कल्पेश का हाथ तंग रहने लगा था। कल्पेश कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द पैसे इकट्ठा करके मां का ऑपरेशन करवाए और पत्नी को भी खुश रखे। कल्पेश की मां बेटे की तकलीफ समझती थी, लेकिन पत्नी जानवी को अगर इस दुनिया में किसी की फिक्र थी तो वो थी बस खुद की। वो पति की कमाई और घर खर्च के पैसे भी कहीं और खर्च कर देती, और जब सास रोकने की कोशिश करती तो वो लड़ झगड़ कर घर छोड़ने की धमकी दे बैठती। अब सवाल ये उठता है कि जानवी ऐसा क्यों कर रही थी? क्यों वो कभी पति की जेब से, कभी घर के खर्चे से पैसे निकालती थी? करती क्या थी वो इतने पैसों का? कहां खर्च करती थी? ये राज सबसे छिपा हुआ था। अरे बेटा। हाँ बा, ये ले कमीशन का पैसा, इसको तिजोरी में रख दे। इतना मेहनत करता है मेरा बेटा, अगर भगवान मुझे उठा ले तो तेरी मुश्किल कम हो जाएगी बेटा। ऐसी बातें बोल के मुझे तकलीफ क्यों देती है? बा है तू मेरी, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ तुझ पर। ये क्या है? ये जानवी के लिए गिफ्ट लाया था, देखेगी तो खुश हो जाएगी। अच्छा किया, जाके दिख गया। हाँ। इस गुनगुनाने का मतलब क्या समझो? क्या हमारी चापली का गुस्सा ठंडा हो गया है? देख, तेरे लिए मस्त परफ्यूम लाया हूं। नहीं जी, कल सुबह इसे वापस दे आना, और जो पैसे बचे ना उसे बाकी इलाज में खर्चना। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम बा से इतनी चिढ़ती क्यों? माँ है वो मेरी। अगर तुम्हारी बा नहीं होती ना तो हमारी सारी जरूरतें पूरी होती, हम खुशी से रहते। लेकिन नहीं, अपनी बा के लिए 1000 रुपए की दवाई और मेरे लिए ये 100 रुपए का घटिया सा परफ्यूम। जानवी, मैं बा के लिए कोई गहने लेके नहीं आया हूँ, दवा लेके आया हूँ। उम्र की बात है कल्पेश, उनके दवा खाने के दिन और मेरे ऐश करने के। और हाँ, मुझे भी उनकी दवा से चिढ़ नहीं मचे, लेकिन तब जब उन्हें मेरे खर्चों से चिढ़ ना बचे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? नाराज नहीं, दुखी रहती हूँ। हम में फर्क है, तुम्हारी और मेरी उम्र में। न जाने क्या सोचकर बाबूजी ने बिना ब्याह तुमसे करा दिया। मैं इतनी जवान और सुंदर, और तुम? अपनी शक्ल देखना गौर से आईने में, सब समझ में आ जाएगा। घिन आती है मुझे तुमसे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब तुम मुझे छूते हो। लेकिन फिर भी चुपचाप ये सब कुछ सहती रही, सिर्फ बाबूजी की इज्जत के लिए। और
ये 2 कौड़ी का घटिया सा परफ्यूम ले आए। अब एक काम करो, ये जो परफ्यूम है ना, इसे खुद लगाओ और उसे सूंघते सूंघते सो जा। अरे बेटा, हाँ बा। यहाँ अकेला बैठा है, नींद नहीं आ रही है? हाँ बस नींद नहीं आ रही बा। क्या बात है, बहू के साथ फिर से झगड़ा हो गया? नहीं बाप, एक बात बता बा, क्या मैंने जानवी जैसी जवान लड़की से शादी करके कोई गलती की? मैं 35 का और वो 22 की, मैं उसके लायक नहीं हूँ बा। ऐसा नहीं सोचते बेटा, कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं होता। और रिश्ते की खास बात तो ये है, 2 अधूरे लोग पूरे हो जाते हैं। बात ये नहीं है कि तुम दोनों के उम्र में जो अंतर है उसकी, बात है तुम दोनों की सोच में जो अंतर है ना, उसकी। देख, तुझे उसको समझाना होगा, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में उसे सिखाना होगा। तू मेरा कितना ख्याल रखता है। कभी कभी मुझे लगता है अगर मैं नहीं होती तो तुम दोनों अपनी जिंदगी में कितने खुश होते। मैं तुम्हारी जिंदगी पर बोझ बन गई हूँ ना। नहीं बा, बस कर, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। माँ बाप भी कभी अपने बेटे पर बोझ होते हैं। इस छोटे से परिवार का बस यही दुख था कि इस घर की बहू को ना तो किसी से प्यार था और ना ही किसी की परवाह। ससुराल में बहू पर अत्याचार और सास के बुरे बर्ताव की घटनाएं तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये उन घटनाओं में से है जहां उल्टे बहू अपने पति और सास पर जुल्म कर रही थी, जबकि वो लोग उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। कल्पेश और उसकी मां के दुख और सब्र की कोई इंतहा नहीं थी। आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस परिवार का? कहां तक जाएगा जानवी का ये मनमाना बर्ताव? भैया ये सब पैक कर दो और पैसे ना हिसाब में लिख देना, बाद में दे देंगे। माफ करना जानवी बहन, पर उधारी बंद है। क्यों? अभी तक तो ऐसे ही चलता था, आज क्या हो गया? क्या है ना जानवी बहन, शिल्पा बहन ने कहलवाया है कि अभी से सारा सामान नगद जाएगा। ये बुढ़िया ने फिर से आग लगाई मेरी जिंदगी में। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? हाँ, क्यों रो रही है? अरे हुआ क्या, बता तो सही। क्या हुआ बा? ये रो क्यों रही? पता नहीं, बाहर से आई, रोते रोते ही यहाँ बैठ गई। अरे क्या हुआ? कल्पेश, मेरे बापूजी मर जाएंगे, मैं अनाथ हो जाऊंगी। कल्पेश, ऐसा क्यों कह रही हो? हुआ क्या? मैंने बाहर से बापूजी को फोन किया था, तो बा ने कहा कि उनका किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके लिए डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख? हाँ, कोशिश तो कर रही है, लेकिन तुम्हें तो उनकी हालत पता है ना। मैं क्या करूं कल्पेश, वो लोग इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं अपने बापूजी को मरते हुए नहीं देख सकती कल्पेश। एक मिनट। कल्पेश, क्या हम मेरे बापूजी की मदद नहीं कर सकते? वो, लेकिन हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो पैसे तो बा के ऑपरेशन के लिए इकट्ठे किए हैं। बा का ऑपरेशन भी होना है। काश मेरे बापूजी का भी कोई ऐसा ही बेटा होता। मेरे बापूजी मर जाएंगे कल पे।
जानवी, अरे जानवी, जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। आओ अंदर आओ, आजा। हरीश, देखो कौन है। जानवी बहन, मेरे लिए क्या बहन? कुछ नहीं, जब देखो कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। तेरे खर्चे के लिए मैंने कल्पेश की जेब बहुत बार साफ की है। अब बापूजी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ। बापूजी, बोल। मैं आपके लिए कुछ लाई। दिखा दिखा, आज क्या लाई है? दिखाती हूँ, आप सब लोग देखकर चौंक जाओ। ये देखो। अरे मारा टीकरा, बापूजी पूरे 5 लाख रुपए हैं। इतना मोटा जैकपॉट, ये तूने किया कैसे? बापूजी कहा कि आपका किडनी का ऑपरेशन होना है, दिखाने के लिए बस थोड़ा सा रो दिया और काम बन गया। पर बापूजी, वो बुढ़िया है ना, उसने मुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा कि इस बार तो उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे बेटा जानवी, अगर तू गुस्से में उन लोगों से 5 लाख निकाल सकती है तो सोच, अगर तू ठंडे दिमाग से काम लेगी तो क्या होगा? अरे फिर तू उनसे और ज्यादा माल निकाल सकेगी। वो कैसे? जानवी एक बेहद शातिर औरत थी और उससे भी ज्यादा गिरे हुए थे उसके घर वाले। लोग अपनी बेटियों को घर बसाने की सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। जानवी के घर वाले उसे घर बसाने को नहीं बल्कि घर उजाड़ने को उकसा रहे थे। शादी के बाद से ही, यानी पिछले 1 साल से जानवी अपने पति की कमाई अपने मायके भेज रही थी। कल्पेश को तो अंदाजा तक नहीं था कि उसकी मेहनत की कमाई और माँ के इलाज के लिए की गई बचत जानवी और उसके घर वाले लूट रहे हैं। इस बार जानवी ने अपने पिता की गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर कल्पेश से 5 लाख रुपए झटक लिए। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, एक ना एक दिन झूठ सामने आ ही जाता है। अब सवाल यह है कि जानवी और उसके मायके वालों का ये धोखा कब तक चलने वाला था। जी सर जी, नहीं सर जी, आज मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने नहीं आ पाऊंगा। 10 मिनट के लिए आ जाइए। आज 10 मिनट भी टाइम नहीं है। देखिए क्या है कि ससुर की किडनी का ऑपरेशन है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर नहीं गया तो कहेंगे कि दामाद जी के पास टाइम ही नहीं है। तो फिर कल का रखते हैं। हाँ, कल का पक्का पक्का। जानवी के बाबूजी, वो तो बोल रही थी उनकी तबीयत खराब है, लेकिन ये तो अच्छे खासे भले चंगे हैं। जानवी, जानवी, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लॉटरी लगी है क्या? तुमने कहा था कि तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? झूठ बोल रही हो तुम। धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने अभी तुम्हारे बाबूजी को बाजार में तुम्हारे भाई के साथ शॉपिंग करते देखा। बता, तूने मुझे झूठ बोलकर 5 लाख रुपए क्यों लिए? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? कल्पेश, तूने बहू पे हाथ उठाया, शर्म नहीं आई तुझे? बात तू हट जा। मुझे अभी के भी जानना है कि इसने मुझसे झूठ बोलकर पैसे क्यों लूटे। वाह, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जानवी, जानवी बाहर आओ, बाहर आओ, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे सालों मेहनत करके मैंने अपनी बाप के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए और तूने सारे पैसे उड़ा दिए। अरे तेरे बाप की जान पर बनाई थी तो बाप के कहने पर मैंने तुझे पैसे दिए, तो तूने सारे पैसे उड़ा दिए, तो तूने मुझसे झूठ बोला। बाहर निकल जानवी, बाहर निकल, नहीं तो मैं सच में दरवाजा तोड़ दूंगा। जानवी,
जानवी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल और दबाओ जा मेरे घर से। मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी औरत अपने इस घर में। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बाहर निकलती है या क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे मार डालना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आई। ये ऐसे ही मुझे हर रोज डराता है और मुझ पर हाथ भी उठाता है। अब मुझसे दिल भर आया है ना, इसीलिए ये मुझे अपने घर से निकाल देना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज आप इन्हें समझाइए। बीवी पर हाथ उठाता है? चल थाने, वहीं खबर लेता हूँ तेरी। डॉक्टर साहब झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो बगैर कुछ किए हुए इसके शरीर पर चोट के निशान बन गए? भूत बना कर गए क्या? तेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया इन्होंने। चल थाने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। आप बस इन्हें समझा दीजिए। अगर इन्हें जेल हो जाएगी तो मरण तो मेरा ही होगा ना। आखिर है तो ये मेरे पति ही ना। मुझे इनके साथ ही रहना है। खुश नसीब है तू जो इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे। लेकिन ख्याल रहे, दोबारा ऐसी हरकत की ना, जेल में बंद करके ख्याल रखूंगा तुम्हारा बढ़िया से। चलो। ए बुढ़िया, देखती ही रहेगी या कुछ खाना भी परोसेगी? बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे। अब वो क्या है ना, ये झूठ मूठ नाटक करने में बहुत मेहनत लगती है। अरे अभी भी खड़ी है, जाती है या फिर बुलाओ पुलिस को? चुप कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई बात से काम करवाने की? आज तक तो हम तेरा बचपना समझकर चुप थे, लेकिन आज तूने जो किया है। इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। शराफत इसी में है कि वो 5 लाख रुपए को भूल जाए, क्योंकि वो मैंने अपनी फैमिली को दिया। क्यों? अगर ये बुढ़िया नहीं होती तो वो 5 लाख रुपए तो मुझ पे ही खर्च कर दे। तुझे अभी भी शर्म नहीं आई? अगर तू मर जाती ना तो हम लोग चैन से जीते। अरे कहीं भाग जा, इतने सारे नदी नाले पड़े, कहीं पे भी जगह मिल जाए। और तू वो 5 लाख रुपए भूल जा, नहीं तो थाने में 5 लाख डंडे खाए, समझा? भावनगर गुजरात का छठा सबसे बड़ा शहर है, जो कि अपने औद्योगिक विकास और घरेलू उद्योगों के लिए जाना जाता है। इस शहर में रहने वाले इस परिवार में कल्पेश आगे बढ़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी उसे बर्बाद करने पर तुली थी। जानवी की हरकतें दिन ब दिन हद से बाहर होती जा रही थी। कल्पेश के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस घरेलू कलह का? बा, बा कहाँ है तू? अरे बा, नाश्ता नहीं लगाया? बा, 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 बा ने नाश्ता नहीं बनाया? कहाँ गई बा? जानवी, जानवी, क्या है? बा कहाँ है? बा तुमसे कुछ बोल कर रही है क्या? मुझे क्या पता, तुम्हारी बात। हे भगवान, घर में हो तो चैन नहीं, घर में ना हो तो भी चैन। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कल बा को इतनी खरी खोटी सुनाई कि वो घर छोड़कर चली गई। अरे मन तो करता है कि बा कहाँ चली गई? बा, बा,
की संदका की। ये बा आपके साथ मंदिर गई थी क्या? नहीं बेटा, मंदिर कहाँ जाती है वो, उससे चला नहीं जाता ना, घुटनों में दर्द जो रहता है उसके। तो तुम्हारी बा गायब हो गई? जी। नाम? शिल्पा बहन, उम्र 59। तेरा नाम? कल्पेश शाह। कल्पेश शाह, तू वही है ना? तेरे ही खिलाफ तेरी बीबी ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था ना? कुमार, FIR बुक ला। कब से गायब है तुम्हारी बा? जी आज सुबह से। बहुत जल्दी फुर्सत मिल गई तुझे? कहाँ थे अब तक? जी मैं सुबह से उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। झूठ बोल रहा है तू। औरतों को टॉर्चर करने में मजा आता है ना तुम्हें? आज सुबह तेरी बीबी यहाँ रिपोर्ट लिखा कर गई है तेरे बा के गुमशुदगी की। तूने कल फिर रात किसको मारा ना? और जब तेरी बा उसे बचाने आई तो तूने उस पर भी हाथ उठाया। साहब ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो तेरे बा के मिलने के बाद ही पता चलेगा। जब तक तेरी बा नहीं मिलती तो शहर छोड़ के नहीं जाएगा। और तेरी बा को तो हम ढूंढ निकालेंगे, उसके बाद तेरे खिलाफ FIR लिखेंगे इस थाने में। तू बचेगा नहीं, समझा? कुमार, लेके जा। शिल्पा बहन अचानक गायब हो गई थी और जानवी ने उनके खिलाफ अत्याचार और उत्पीड़न की रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। इधर एक तरफ तो कल्पेश अपनी मां के गुम होने से पहले ही सदमे में था और अब उसके खिलाफ केस भी दायर हो चुका था। जो कानून औरतों के प्रोटेक्शन के लिए बना है, जानवी उसी का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक बेहद संगीन अपराध है। पति के साथ पहले ही धोखाधड़ी का अपराध कर चुकी जानवी की हिम्मत अब और भी बढ़ चुकी थी। आखिर कहां तक जाने वाली थी जानवी की हरकत? और कल्पेश की मां अचानक कहां चली गई? क्या हुआ उनके साथ? क्या वो खुद ब खुद घर छोड़कर चली गई थी या इसके पीछे भी जानवी का हाथ था? कम से कम फोन तो उठाओ। तुम्हारे क्लाइंट का फोन है और यहाँ बड़े बड़े मक्खी क्या मार? जाओ काम पर जाओ। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऑफिस नहीं जाओगे तो कमाओगे कैसे? अब किसके लिए कमाऊं? तुम्हारे परिवार के लिए, जो अब तक मेरे टुकड़ों पे पलता था। मैं तो सिर्फ अपनी बा के लिए कमाता था, पर अब तो वो भी नहीं। मुझे अब किसी से कोई मतलब नहीं है। पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा परिवार। ठीक है, मुझे पता था अब तुम किसी काम के नहीं। मैं जा रही, पीछे मत आना। तुझे अभी भी शर्म नहीं आई? अगर तू मर जाती ना तो हम लोग चैन से जीते। अरे कहीं भाग जा, इतने सारे नदी नाले पड़े, कहीं पे भी जगह मिल जाएगी। मुझे पता था अब तुम किसी काम के नहीं। अरे जानवी, तू यहाँ? बापूजी हमेशा के लिए आ गई हूँ। न काम पर जाता है ना मेरी तरफ देखता है, इसीलिए मैं उसे छोड़कर आ गई।
लेकिन हाँ बापूजी, सारे पैसे, जेवरात और प्रॉपर्टी के कागजात ले आए। अब उसके पास कुछ बचा नहीं, तो मुझे वहां रहने की क्या जरूरत है, इसीलिए मैं चली आई। पर बापूजी, आते आते ना मैंने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा। जानवी, ये तूने बहुत गलत किया। ये पर बापूजी मैं... अरे वो कमजोर इंसान इतनी बड़ी इंसल्ट कैसे सह पाएगा? हमें जल्दी वहां जाना होगा। चलो। लगता है अंदर है। कल्पेश, મને તો લાગે છે હવે ગડબડ થઈ ગઈ છે અંદર। अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? दरवाजा तोड़ने में मेरी मदद कर। ये जला हम पापा। अरे इसी बात का डर था मुझे, अब समझी? अब हम क्या करें बापूजी? लगता है ये तो मर गया। अब इसको ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, हमसे सवाल जवाब करेगी। जल्दी करो, इस टेम्पो में डाल देते हैं, काम हो जाएगा। आराम थी, आराम थी, आराम थी। चल 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 चल। कल्पेश की कलाई की नस कटी हुई थी और खून काफी ज्यादा बह चुका था। पत्नी के जुल्मों से तंग आकर कल्पेश ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना कानूनन अपराध है, लेकिन किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना उससे भी ज्यादा संगीन जुर्म है। जानवी के पिता ने सबसे पहला काम कल्पेश को ठिकाने लगाने का किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कल्पेश की मौत का सीधा सीधा इल्जाम उन पर आएगा। लेकिन इस सूरत में क्या जानवी और उसके परिवार की काली करतूतों का चिट्ठा कभी खुल पाएगा? क्योंकि कल्पेश और उसकी मां के बाद अब उनके अपराधों का कोई गवाह नहीं। लेकिन अक्सर जब लोग समझते हैं कि कहानी खत्म हो गई है, तभी उसमें कोई नया मोड़ आ जाता है। तो क्या इस कहानी में भी कोई नया मोड़ आएगा? लगता है कोमा में चला गया। तुम जल्दी इसे आईसीयू में लेके जाओ। अब जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। जी, तुम यही रुको, ये पुलिस केस है। पर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो इसकी मदद की। ये मेरे टेम्पो में पड़ा हुआ मिला, इसके लिए मैं यहाँ लेके आ गया। वो सब मुझे नहीं पता, और तुम कहीं जाना मत, यहीं रुको। कौन लाया इसको यहाँ पे? एक टेम्पो वाला लाया था, कह रहा था कि उसके टेम्पो में पड़ा था ये। उसे मैंने रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों के डर से भाग गया शायद। अब तो एक ही रास्ता बचता है कि इसकी फोटो को यहाँ के किसी लोकल अखबार में छपवा दे। कोई तो होगा जो इसको पहचानेगा, या ये भी हो सकता है कि इसने खुदकुशी करने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसने खुदकुशी करने की कोशिश की तो फिर ये टेम्पो में पीछे कैसे पड़ा मिला? डॉक्टर साहब, इस आदमी को होश आने के बाद सबसे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करिए। ठीक है। ये लड़का यही भर्ती है? हाँ, ये पेशेंट यही एडमिट है। आप कौन है? मैं उसकी माँ हूँ। ये मेरा बेटा है, कल भी मुझे मिला ना उससे। आइए आइए मेरे साथ। हे भगवान, ये क्या हालत बना दी है मेरे बेटे की। ऐसा कैसे कर सकती है वो मेरे बच्चे के साथ? किसने? मेरी बहू। क्या क्या उसने? ये ऐसे ही मुझे हर रोज डराता है और मुझ पर हाथ भी उठाता है। अब मुझसे दिल भर आया है, इसीलिए ये मुझे अपने घर से निकाल देना चाहता है। लेकिन आज तूने जो किया है, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। शराफत इसी में है, वो 5 लाख रुपए भूल जाए, नहीं तो थाने में 5 लाख डंडे खाए। देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं,
अगर वो बात सच तो भी इसको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ जी बोलिए। जो मैं अपने बिजनेस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देख रहा था तो मुझे किसी ने आपका नाम सुना। लीजिए। थैंक यू। ये जगह तो कब की बिक चुकी है, लेकिन मेरे पास शास्त्री नगर में एक दुकान बिकाऊ। अरे बेटा जानवी, जरा वो दुकान के कागजात लाना। टाइटल एकदम क्लियर है। ये लीजिए बाबू। ये देखिए, तसल्ली कर लीजिए। लेकिन इसमें तो किसी कल्पेश का नाम लिखा हुआ है। हाँ, कल्पेश मेरी बेटी का पति था, पर वो मर चुका है। अब ये सब मेरी बेटी का है। पेपर्स तो ठीक है, लेकिन उनकी डेथ सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? अरे ये क्या मजाक लगा रखा? कभी ये बताओ, कभी वो बताओ। आप जाओ यहाँ से। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? देखिए, उनकी डेथ हो ही चुकी है, तो उसका सबूत देने में क्या हर्ज है? अरे आप जाओ यहाँ से। हमें ऐसे फालतू लोगों को नहीं बेचनी अपनी प्रॉपर्टी। जाइए आप यहाँ से। और दे भी नहीं सकते, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूं। तुम सभी ने मुझे टेम्पो में ये सोचकर छोड़ दिया था कि मैं मर चुका हूं, और शायद भगवान मुझे मेरी बात से मिलाना चाहते थे। दिल तो करता है कि तुझे जान से मार दूं, और ऐसा किया तो तुझमें और मुझमें फर्क क्या रह जाएगा। एक घिन आती है तुझसे। गिरफ्तार कर लो इन सबको। जानवी शादी के बाद अपने मायके वालों की मदद करना चाहती थी। ये गलत नहीं था, लेकिन इसके लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो गलत। जिस तरह से उसने अपने पति और सास की शराफत का फायदा उठाया वो गलत था। उसने न सिर्फ अपने पति के साथ धोखाधड़ी की, बल्कि पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं पर ससुराल में अत्याचार होते हैं, लेकिन कभी कभी बहू और मायके वाले भी अत्याचार करते हैं और महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। कल्पेश को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए जानवी और उसके माता पिता को आईपीसी के सेक्शन 306 और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। जानवी का भाई नाबालिग था, लिहाजा उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। ये तो थी घर के अंदर हुए अपराध की घटना, लेकिन अपराध कहीं भी और कभी भी वार कर सकता है। सिर्फ सावधान रहकर ही हम और आप उसका शिकार बनने से बच सकते हैं, और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ।